I come in, sir. Come in, please. Good morning, sir. Please be seated. Thank you. So, Dr. Prakash, first of all, your medium of interview is Hindi. तो अपना परिचय बोर्ड को दें जिसपे हम आपके साक्षात्कार को आगे बढ़ाएं। सर, मेरा नाम डॉक्टर प्रकाश कुमार चौधरी है। मैं राजस्थान के पाली जिले का मूल निवासी हूँ। मेरी शिक्षा डॉक्टर एस एन मेडिकल कॉलेज जोधपुर से मेडिकल साइंस में हुई और वर्तमान समय में चिकित्सा अधिकारी के पद पर महात्मा गांधी अस्पताल जोधपुर में कार्यरत हूँ। कुछ ऐड करना चाहेंगे? दिस इज ऑल अबाउट यू या समथिंग यू वांट टू ऐड? आप कुछ इसमें और कोई बात अपने बारे में बताना चाहेंगे? जी सर, मैंने अभी पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सर्टिफिकेट इन मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ CBRNE डिजास्टर वो भी किया है सर। अच्छा, क्या किया इसमें? क्या सीखा आपने? व्हाट यू लर्नड एक्चुअली इन डिजास्टर मैनेजमेंट सर्टिफिकेट कोर्स? हाँ जी सर, इसमें सर मैंने सीखा है कि एक ये 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स था इग्नू का एम्स जोधपुर के साथ में, जिसमें हमने सीखा कि सर कोई भी आपदा आती है, रेडियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल, उसके क्यों आती है, इसके क्या कारण हो सकते हैं या उसका मैनेजमेंट कैसे करना, स्पेशली मेडिकल मैनेजमेंट, वो हमने सीखा सर इसमें। अच्छा, अगर हम इन सारी बातों को देखें तो आज के दौर में, जी सर, चूंकि जैसा आपने कहा बायोलॉजिकल, जी तो सर, चूंकि पैंडेमिक का दौर है, जी सर, हमारे हेल्थ सेक्टर व्हाट लर्न, हमारा जो हेल्थ सेक्टर है उसने क्या सीखा? और एज ए डॉक्टर, एक्सपीरियंस डॉक्टर आई विल रादर से, क्योंकि 6 साल से आप जॉब में हैं, तो हमने क्या एक हेल्थ सेक्टर के उसमें हमें क्या क्या लेसन मिला, हमें क्या क्या लर्निंग मिलनी चाहिए? इसमें ये सर कि जैसे हाल ही में अभी जो कोरोना पेंडेमिक है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये भी एक संदेह है। उसको उसको लेकर के 2 थ्योरी चल रही है। एक तो लैब लीक थ्योरी है सर, और दूसरा है कि उसकी नेचुरल उत्पत्ति। लेकिन अभी तक हम किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचे। एक उसकी ये भी, उसको मतलब कुछ लोग या कुछ देश उसको बायोलॉजिकल वीपन के रूप में भी देख रहे हैं कि कोरोना का जो प्रचार हुआ है ये जो बायो वीपन किसी देश ने किया है। तो हमें ये ध्यान रखना है सर कि कोई भी ऐसी जो बायोलॉजिकल एजेंट होते हैं उनका प्रयोग कैसे कोई एज ए बायो वेपन कर सकता है। तो अगर ऐसी कोई आपदा आती है तो हमने कोरोना से भी सीख मिली है कि हमें कैसे तैयार रहना होगा उसके लिए। ओके, एल्स पहला पॉइंट आपने कहा कि बायो वेपन या ऐसे किसी भी इस चीज के लिए हमें तैयार, बायो अटैक हम कह लें, तैयार होना चाहिए। नेक्स्ट, पूरे हेल्थ सेक्टर के सामने हमारे हेल्थ सेक्टर को क्या क्या सीख मिली, क्या सीखना चाहिए? कोरोना की वजह से सर, कोरोना से सर सबसे पहले तो हमें एक आपदा में हमारा प्रयास, जब कोरोना आया था सर, आपदा आई थी, तब हम एकजुट नहीं थे या हमारे प्रयास थे वो एक इंटीग्रेट नहीं थे। तो ये हमें बताती है कि हमें हर लेवल पे काम करना होगा। ऐसी कोई आपदा आती है तो न केवल मेडिकल स्तर पे बल्कि लॉ एंड ऑर्डर, सभी केंद्र राज्यों का सहयोग, हमारा हेल्थ इंफ्रा जिसमें कि हमें पर्याप्त जैसे मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई है, ICU बेड्स है, इन्वेस्टिगेशन पे हमारे पास पर्याप्त लेबोरेटरीज हो, ताकि हम समय पे जैसी कोई भी महामारी आती है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़ती है उसके प्रचार को रोकने के लिए। ये भी एक इशू है सर। अच्छा, जब फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव की बात हो रही थी, जी सर, तो फर्स्ट वेव में ऑल ऑफ सडन एक बड़ा निर्णय आया लॉकडाउन का। जी सर, बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, लेकिन फिर वर्ल्ड में आया कि शायद एक अच्छा निर्णय था और उसके कारण बहुत आपदा नहीं हुई रिलेटिवली। जी सर, लेकिन सेकेंड वेव आया तो वी आर नोवेयर, हमारी ना ऑक्सीजन का था, ना रेमडेसिविर नामक एक ऑक्सीजन को लेकर, और बड़े एक्सपेरिमेंट किए गए। डॉक्टरों ने पहले कहा ये लीजिए, फिर कुछ दिनों बाद आया नहीं ये दवा नहीं है, और केवल इंडिया लेवल पे नहीं, WHO भी कंफ्यूज था। जी सर। ऐसे हालात में जो हमारी तैयारी खासकर सेकेंड वेव में थी, तो आपको क्या लगता है कहाँ चूक हो गई सरकार से, इतनी डेथ क्यों हुई? सर, आपको आंकड़ा पता है अभी वर्ल्ड का कितने कोविड पेशेंट एक्टिव हैं, या इंडिया के कितने एक्टिव पेशेंट हैं? जी सर, इंडिया की अभी जो रिकवरी रेट है सर वो 97% है। टोटल डाटा तो सर मेरे को याद नहीं आ रहा है। हाँ हाँ सर, जो पहली वेव आई थी सर, पहली वेव ने हमें 2 चीज़ें सिखाई थी सर। एक तो हमारे पास अनुभव था इस आपदा से लड़ने का, दूसरा हमने अप्रैल तक, जब दूसरी वेव आई थी उस तक वैक्सीनेशन भी शुरू हो गया था, लेकिन फिर भी हम दूसरी वेव को नहीं रोक पाए। उसके सर ये कारण है कि जब पहली वेव के बाद जब लॉकडाउन लगा था तो हमने लॉकडाउन पाबंदियों से छूट दी थी, तो लोग
ने कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेव का पालन नहीं किया, या कोरोना प्रोटोकॉल्स थे उनको नहीं माने, और राजनीतिक मतलब कुछ राज्यों में चुनाव के दौरान राजनीतिक रैलियां हुई या कुछ सामाजिक धार्मिक समारोह हुए जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया, तो एक वायरस के लॉकडाउन के बाद जब लोग बड़ी संख्या में बाहर निकले तो एक तो वायरस के फैलाव का ये बहुत प्रमुख कारण रहा सर। एक कारण ये भी था कि जो कोरोना वायरस है उसमें एक नेचुरल म्यूटेशन होता है, उस म्यूटेशन की वजह से नए नए वेरिएंट बनते हैं। तो उसमें भारत में जो वेरिएंट मिला था वो डेल्टा वेरिएंट था, वो भी एक सेकेंड वेव के लिए उत्तरदायी था सर। अच्छा, ये ऑक्सीजन की बात आई तो हमने इंडस्ट्री से ऑक्सीजन बारो किया। जी सर। क्या इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन और ये मेडिकल ऑक्सीजन में क्या सेम ऑक्सीजन यूज होता है या कुछ अंतर होता है? होता तो कैसे कन्वर्ट करता है? जी सर, मेडिकल ऑक्सीजन का मतलब होता है सर वो हाई क्वालिटी वाली ऑक्सीजन, मतलब जिसमें इम्प्योरिटी कम होती है। और उस मेडिकल ऑक्सीजन का सर एक सिलेंडर भी अलग से आते हैं और उसमें हम दूसरी गैस नहीं भरते ताकि कॉन्टामिनेशन नहीं हो। तो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन और मेडिकल ऑक्सीजन में बेसिकली सर हाई प्योरिटी का अंतर है सर। ये हाईली प्योर होती है, स्टेराइल होती है। अच्छा, अभी आप वैक्सीनेशन प्रोसेस के पार्ट रहे होंगे आप भी? जी सर। देखा होगा आपने इस चीज को? जी सर। क्या लगता है कि जैसे बहुत जगह देखा गया कि लोग ही तैयार नहीं है इसको लगवाने के? जी सर। दूसरी तरफ देखी गई कि जो लोग तैयार हैं उनके पास वैक्सीन भी नहीं पहुंच पा रही, अनअवेलेबिलिटी। जी सर। वो एक्सपोर्ट के कारण हुई हो या जिस कारण भी हुई हो, तो बेसिकली इन दोनों सिचुएशन को अगर आप होते मान लीजिए सेक्रेटरी हेल्थ, तो एक तरफ अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन जी सर, और दूसरी तरफ अवेयरनेस, चूंकि लोग तैयार ही नहीं है, गांव में तो भाग जा रहे हैं। जी सर। तो कैसे इसको एश्योर करते हैं कि मैक्सिमम लोगों को? सर सबसे पहला इशू जो है वैक्सीन की उपलब्धता का। तो अभी भारत में सर 2 वैक्सीन है, 3 वैक्सीन है सर। एक कोविशील्ड है, दूसरी कोवैक्सीन है। कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रही है और कोवैक्सीन भारत बायोटेक बना रही। तो हमारा प्रयास सबसे पहले मेरा यही रहता है कि हम कैसे अधिक से अधिक उत्पादन कराएं वैक्सीन का, और वैक्सीन हमें सप्लाई में अधिक से अधिक मिले। तो इस चीज़ को मैं इंश्योर करता सर। और दूसरा, एक जो हमने अभी रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी, वो भी हमने एक्सपोर्ट की है, सॉरी सर, इंपोर्ट की है। और इसी तरह से हमारी मॉडर्ना और फाइजर वैक्सीन से बात चल रही है। तो मैं इन वैक्सीन की भारत में उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करता सर, किसी भी तरह से भारत में वैक्सीन अवेलेबल हो। दूसरा कारण है सर वैक्सीन की हेजिटेंसी को लेकर के। कुछ जगह हमने ये देखा है कि लोग वैक्सीन से डरते हैं या वैक्सीन को लेकर के उनके मन में कई सारे भय है। तो मैं इन चीज़ों को एड्रेस करता है उन लोगों के बीच में जाके, या मैं रोल मॉडल तैयार करते हैं और उनके बीच में ये जागरूकता फैलाते हैं कि ये वैक्सीन हमारे तीसरी वेव को रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है। वैक्सीन से हमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वैक्सीन हम पहली बार नहीं दे रहे। हमें जब हमारा एक चोट लगती है तब हम टीटी का टीका भी लगाते हैं, या हम हमारे बच्चों को हम टीके लगाते हैं। तो ऐसा ही टीका है। एक लोगों को समझाने की ज़रूरत है सर कि इस टीके में और दूसरे टीकों में फ़र्क नहीं है, और हमें अगर कोरोना से लड़ना है और कोरोना को रोकना है तो टीका हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एज ए एक्सपीरियंस्ड एमबीबीएस स्टूडेंट एंड डॉक्टर, जी सर। आपको क्या लगता है थर्ड वेव को लेकर जो कंफ्यूजन है? जी सर। कई लोग कहते हैं आएगी और अगस्त से शुरू हुआ, कुछ लोग अक्टूबर, कुछ लोग कहते हैं शायद भारत ने हर्ड इम्यूनिटी इसके लिए कर ली है। हाँ, आपका क्या कहना है? हाँ जी सर। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर के सर एक आशंका है कि ये आ सकती है। उसके अनेक कारण हो सकते हैं सर। एक पहला कारण तो ये होगा कि जब कोरोना वायरस में समय के साथ म्यूटेशन हो रहे हैं, और अभी तक म्यूटेशन होते रहे सर, और म्यूटेशन भविष्य में भी होंगे, तो ये उस पर डिपेंड करेगा कि उसमें अगर कोई ऐसी स्ट्रेन बनती है कि जो ज़्यादा वायरुलेंट हो, तो वो कोरोना की तीसरी लहर के लिए जिम्मेदार हो सकती है। और कभी कभी ऐसी स्ट्रेन भी बनती है सर जो कम वायरुलेंट होती है, जो तो हम तीसरी लहर से बच सकते हैं। अच्छा, दूसरा एक क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहता जी सर। हूँ कि आपने 2012 में कंप्लीट किया एमबीबीएस, जी सर। और उसके बाद लगातार आप जॉब में हैं। जी सर। देन व्हाई यू वांट टू स्विच? क्यों आना चाहते हैं इस सर्विस में? इतना बढ़िया एक्सपीरियंस आपका, 10 साल अगर मैं मेडिकल की पढ़ाई भी ले लूं जी सर। तो मोर देन 10 ईयर आप एक ऐसी जॉब में हैं जो बहुत ज़रूरत है। हेल्थ सेक्टर की स्थिति को आपने देखा, जी सर। तो उसको कंटिन्यू करते हुए कुछ बेटर क्यों नहीं करते? क्यों इधर आना चाहते हैं? सर मैं सिविल सेवा में आकर के समाज के बहुत बड़े वर्ग को सर्व कर सकता हूँ सर। और दूसरा है कि सिविल सेवा मुझे बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म प्रदान करेगी, और मुझे नीति निर्माण में भी भागीदारी करने का मौका मिलेगा सर। और एक कि सिविल सेवा प्रतिष्ठा युक्त सेवा है सर, इसके लिए मैं इसमें आना चाहता हूँ सर। नहीं, लेकिन नहीं लगता कि देखिए इस पे तो बहुत सारे ऐसे दबाव हैं। जी सर। आप जो जिस नोबल कॉज में अभी हैं, जी सर। इसमें आएंगे तो आपको पता होगा कि कुछ आईएएस ने
छोड़कर राजनीति ज्वाइन कर ली। जी सर। दूसरा, कई ऐसे प्रेशर होते हैं, कई ऐसी केस स्टडी हैं, देखिए कमिश्नर मुंबई, जी सर। उनके ऊपर एलिगेशन लगा और उनको हटा दिया गया और सारी तरह की जांच चल रही है, जी सर। जबकि पता चला कि होम जो स्टेट मिनिस्टर थे वही जो है उनको प्रेशराइज किए थे। जी सर। तो एक तरफ करप्शन के इश्यूज हैं, बड़े तरह के प्रेशर्स हैं, दूसरी तरफ हमने ये देखा कि लोग आने के बाद बहुत अपेक्षाएं लेकर आते हैं, लेकिन जब देखते नहीं कर रहे हैं तो पॉलिटिकल या अन्य प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर रहे हैं इससे बेटर करने के लिए। जी सर। तो फिर इसी की क्यों आपने चुना इन सर, स्थितियों को देखते हुए? सर मेरा मानना है कि सर्विस सेक्टर कोई सा भी हो, चाहे चिकित्सा क्षेत्र हो, चाहे प्रशासनिक क्षेत्र, हमें एक कानून के दायरे में रहकर कार्य करना पड़ता है। मैं यहाँ पे भी काम करूँगा तो कानून के दायरे में रहकर, वहाँ पे भी मेरी यही प्रायोरिटी रहेगी सर कि मैं जो हमारे संवैधानिक मूल्य है उनको साकार करूँ और मैं कानून के दायरे में रह के काम करूँ। उसके लिए मुझे अगर चुनौतियों का सामना करना भी पड़ेगा तो सर मैं करूँगा। मतलब प्रेशर आप कंट्रोल कर लेंगे? जी सर। सेम सिचुएशन अगर आप परमबीर जी की जगह होते और सारा, देखिए सब आपने जब रिवील किया, आपने सारी बातें की कि इस तरह का प्रेशर है, गलत काम करा रहे हैं, तो उन्हीं को कल्प्रिट, उन्हीं को दोषी बनाकर और सस्पेंड कर दिया जाता है, फिर क्या करते आप? सर मैं पहली बात तो ये सर कि जब ये काम गलत करवाते हैं तो मैं नहीं करता सर, मेरा कॉन्साइंस नहीं मानता और मैं ऐसे काम नहीं करता सर। और फिर भी अगर मेरे पे दबाव बनाते तो मैं व्यक्तिगत स्तर पे क्या कर सकता, या तो मैं रिजाइन कर सकता था सर, या उसकी इस चीज़ को मैं ओपनली उजागर कर सकता था। मेरे पास में और भी खूब विकल्प रहते, जिस टाइम मेरे पे प्रेशर आता तो मैं मेरा लास्ट क्वेश्चन इस दौर का, लास्ट में मैं कंक्लूड करूंगा। आप ये बताइए कि कोवैक्सीन को लेकर ब्राजील में कुछ कंट्रोवर्सी हुई। जी सर। और ब्राजील ने फिर बाद में वो डील तोड़ दी। जी सर। क्यों, क्या था? हाँ, ब्राज़ील सरकार की सर भारत बायोटेक के साथ कोवैक्सीन के साथ करार हुआ था सर, लेकिन उसमें ये पता पड़ा है कि उसमें रिश्वत के कुछ आरोप लगे थे सर ब्राज़ील के राष्ट्रपति पर। तो उसको लेकर के ये डील सर उन ब्राज़ील वालों ने निरस्त कर दिए, तो अभी सर नहीं चल। कोरोना के दौर में एक बड़ा मुद्दा उठा था कि हमारे पास मैन पावर की कमी थी। जो ट्रेन डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, चाहे आपके इंटर्न्स हो या फिर रेजिडेंट डॉक्टर हों, उनकी कमी थी। तो अभी डॉक्टर पेशेंट का रेशियो क्या होगा हिंदुस्तान में? डॉक्टर का 1475 पेशेंट पे एक डॉक्टर है सर, जबकि WHO कहता है कि 1000 पे एक डॉक्टर होना चाहिए 1000 मरीज पर। अभी अपने अगर हम देखें कि अपने देखिए, स्वास्थ्य तो एक महत्वपूर्ण मुद्दा था, लेकिन कोरोना के दौर में ये और ज़्यादा उभर के आया। तो अभी लगभग हम अपने कुल GDP का कितना प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्र में दे रहे हैं और कितना देना चाहिए? हाँ सर, अभी जो हाल ही का जो बजट पारित हुआ था उसमें हमने लगभग GDP का 1.8% स्वास्थ्य पे खर्च कर रहे हैं सर, जबकि हमारी जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 है उसमें हमें GDP का 2.5% तक खर्च करने का प्रावधान किया गया है सर। अगर हम भारत में देखें तो ये ऑब्जर्व किया गया है कि भारत के दक्षिणी राज्य और महाराष्ट्र तक के क्षेत्र को देखें तो यहाँ की स्थिति कुछ पूर्वी भारत और उत्तर भारत से बेहतर है। जी सर। इसके कारण क्या है? चिकित्सा क्षेत्र में डॉक्टर की उपलब्धता, अस्पताल, उसके क्या क्या कारण है और क्या किया जा सकता है? हाँ सर, जैसे हम स्वास्थ्य के सेक्टर में देखेंगे तो दक्षिण के राज्य, विशेष करके केरल, तो वहाँ पे सर स्वास्थ्य क्षेत्र में उनकी दूसरे राज्यों की तुलना में वो बेहतर है। एक तो वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में ज़्यादा खर्च कर रहे हैं सर उनका, दूसरा सर उनका जो मैन पावर है वो भी दूसरे राज्यों की तुलना में हम देखेंगे तो ज़्यादा स्किल्ड है सर। अच्छा, मेडिकल के क्षेत्र, चिकित्सा के क्षेत्र, शिक्षा के क्षेत्र में निजी मेडिकल कॉलेज का कहाँ तक आप समर्थन करते हैं, या होना चाहिए या ना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मिक्स होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? मेडिकल कॉलेज सर? हाँ, मेडिकल, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ डॉक्टर की कमी है, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए तो एक रास्ता है आपको नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज बढ़ाना। तो क्या रास्ता है कि पूरी तरह गवर्नमेंट होना चाहिए या फिर प्राइवेट को भी अलाउ करें, या किस तरीके से बढ़ें, दोनों का मिक्स हो? जी सर, भारत में वैसे देखा जाए तो डॉक्टरों की कमी तो है, और ग्रामीण क्षेत्रों में आज देखते हैं तो कई PSC, जो सरकारी PSC है वो रिक्त पड़े पद वहाँ पे, और ग्रामीण क्षेत्रों में निजी स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं है। तो इसको देखते हुए हमें लगता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को बढ़ावा देना चाहिए सर, क्योंकि एक सरकार अकेली अपने दम पे इतने मेडिकल कॉलेज नहीं खोल सकती, उसकी कुछ सीमाएं हैं सर। अभी भारत के कितने स्टूडेंट विदेश में MBBS कर रहे होंगे? चीन जैसे, अभी मैंने तो सुना है कि चीन में भी काफ़ी लोग जो चीनी भाषा नहीं भी जानते हुए वहीं अंग्रेजी में जाके पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ आंकड़ा है आपके पास? नहीं सर, सॉरी सर, आंकड़ा नहीं है मेरे पास। आप जोधपुर में अभी पोस्टेड हैं? जी सर।
तो पीएचसी है नहीं, मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज जी में? सर। अच्छा, उसी मेडिकल कॉलेज से पढ़ के अच्छा हाँ आप सेम मेडिकल कॉलेज में हाँ ही सर। आप, अच्छा उसी के हॉस्पिटल में? जी सर। अच्छा, एसएन मेडिकल कॉलेज किनके नाम पर है ये? डॉक्टर संपूर्णानंद हमारे फ्रीडम फाइटर थे सर, राजनीतिज्ञ भी थे। पश्चिमी राजस्थान में मुख्यतः कौन कौन बीमारियां जो आपने पिछले 6 साल में जो मुख्य बीमारियां आती है और सीजन किस सीजन में आती है, कुछ आइडिया? जी सर, राजस्थान में एक तो मलेरिया की प्रॉब्लम है सर, स्पेशली ये मानसूनी मौसम में मलेरिया की प्रॉब्लम है। दूसरा, फ्लोराइड की समस्या भी है सर। तीसरा, सिलिकोसिस। अगर क्योंकि अरावली रीजन में इलीगल माइनिंग होती है, वहाँ पे खूब सारे माइनर हैं जिनको सिलिकोसिस की प्रॉब्लम है। अच्छा, सिलिकोसिस के लिए अगर सिलिकोसिस की समस्या आती है तो इसमें जिम्मेवारी किस किस विभाग की बनती है? इसमें सर अगर सिलिकोसिस की समस्या आती है तो सर में केवल एक विभाग की नहीं सर, उसमें उस खास एक तो नियोक्ता सर, जिन्होंने जो मजदूर लगा रखे हैं उनकी सुरक्षा का मानकों का ध्यान नहीं रखा है। सबसे प्रमुख जिम्मेदारी तो सर उनकी है, जिसको भी जो तो उनको employer- कंपनसेशन स्वास्थ्य विभाग के थ्रू मिलता है या किसी और विभाग के थ्रू मिलता है? सर उनको कॉम्पनसेशन मिलता है सर, लेकिन कौन सा विभाग का मुझे आइडिया नहीं है सर। आपके जोधपुर में एम्स की भी स्थापना की गई है, तो अभी क्षेत्रीय स्तर पर एम्स की स्थापना जो की जा रही है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य सर, हमने जैसे पहले केवल एम्स जैसे संस्थान केवल दिल्ली में ही था, लेकिन हम एक हेल्थ सेक्टर में एक्सीलेंट सर्विस रीजनल सेक्टर पे भी प्रोवाइड कराना चाहते हैं सर। ये एक टर्सरी सेंटर है, टर्सरी हेल्थ केयर सेंटर है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी होते हैं, तो ये सुविधा हम रीजनल सेंटर पे भी लेके जाना चाहते हैं। अच्छा, ये जो mRNA वैक्सीन है, जी सर। इसकी सबसे बड़ी समस्या क्या होगी भारत के परिप्रेक्ष्य में? अगर हम देखें, मॉडर्ना को देखें जी सर। या फाइजर और ये वाला जो है mRNA, उसकी सबसे बड़ी समस्या, आप चूंकि जोधपुर क्षेत्र में है तो ग्रामीण क्षेत्र में इस mRNA वैक्सीन की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि सर जो हमारे वैक्सीन का स्टोरेज होगा वो -70 से -80 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखना होगा, जबकि हमारा जो स्टोरेज से अभी जो कोल्ड चेन वैक्सीन है सर, उसमें 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम मेंटेन करते क्यों? हैं। ये क्यों ऐसा लो टेम्परेचर की आवश्यकता क्यों पड़ती है? सॉरी सर, इसका एग्जैक्ट कारण मुझे पता नहीं है। अच्छा, जो आपने एक मलेरिया की बात की, तो आपके क्षेत्र में मलेरिया में कौन कौन सा है? सेरेब्रल मलेरिया या ब्रेन मलेरिया की भी केस देखे जा रहे हैं वहाँ? जी सर, मलेरिया की 4 वैरायटी है इंडिया में। जो राजस्थान में मुख्य प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के केस ज़्यादा है सर। फाल्सीपेरम बढ़ने का कारण क्या है? अगर हम ब्रेन मलेरिया ज़्यादा राजस्थान के बेल्ट में आ रहे हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है? ऐसा क्यों है कि भारत से थोड़ा हट करके पूरे भारत को ले तो उससे हट करके राजस्थान में कुछ ज़्यादा ब्रेन मलेरिया का कारण आया? जी, फाल्सीपेरम के केस आते हैं सर, बिल्कुल आते हैं। कोई कारण उसका, कोई निश्चित कारण? स्पेशल कारण तो सर नहीं, लेकिन उसके जो फीमेल एनोफेलिज उसका वेक्टर है। अच्छा, अभी बच्चों में एक समस्या आई थी, आपने सुना होगा, मुजफ्फरपुर, गोरखपुर, पूर्वी यूपी और बिहार में एक समस्या आई है एक्यूट एन्सेफेलोपैथी, एईएस की। जी सर। तो इसके क्या क्या कारण थे? एक तो एईएस आपने सुना, एक्यूट जी एन्सेफेलाइटिस सर। या एन्सेफेलोपैथी आप कहिए जो भी, जी सर। तो उसके कारण क्या क्या हैं? सर एनकेफेलाइटिस, एक्यूट एनकेफेलाइटिस के कारण सर वायरल कारण भी है, बैक्टीरियल कारण है। अच्छा, बीच में एक विवाद उठा था लीची को लेकर के, तो उसके बारे में बता सकते हैं ब्रीफ में कि क्या कारण था? कि सर मुझे कोई बात नहीं। याद नहीं आ रहा। अच्छा, आपका एक ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी है। जी सर। अच्छा, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप क्या होती है? प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप सर, डेबर कमीशन बना था सर, और डेबर कमीशन ने जो जनजातियाँ थी उसमें से भी अति पिछड़ी जनजातियाँ जिसके 5 क्राइटेरिया बनाए थे, उसके आधार पर ये प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स बनाए थे, जो अभी भारत में सर 75 प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप है। क्या क्राइटेरिया है उसके? जी सर, जोग्राफिकल आइसोलेशन, डिस्टिंक्ट कल्चर, कॉन्टैक्ट साइनेस, लॉ पॉपुलेशन, और या जनसंख्या वृद्धि दर उसमें कम है, और उनकी जो इकोनॉमी है वो वाइबल नहीं है, या प्री एग्रीकल्चर लेवल की इकोनॉमी। जी सर। तो अगर हम बात करें प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप में, जी तो सर। अंडमान निकोबार में कौन कौन से प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप मिलेंगे आपको? जी सर, ओंगेज, सेंटिनलीज, जरवा, ग्रेट अंडमानीज। अच्छा, ये किस समूह के हैं? अगर हम बात करें उनके रेशियल जी सर। विभाग की बात करें तो रेशियली किसमें किसमें हम बांट सकते हैं? सर ओंगेज, सेंटिनलीज, जरवा जनजाति ये निग्रोइड रेशियल क्लासिफिकेशन हिसाब से निग्रोइड कैटेगरी में आती है सर,
और ग्रेट निकोबारीज वाली जनजाति है वो मंगोलॉइड। जैसे कि अंडमान निकोबार में देखा गया, एक थ्योरी कहती है कि हम जो प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप को बिल्कुल अलग रखें। जी सर। कुछ लोगों का कहना है नहीं, उनको धीरे धीरे नगरीकरण, शहरीकरण या जो वर्तमान व्यवस्था धीरे धीरे उसमें हमें मिलाना जी चाहिए। सर। तो आपका क्या ओपिनियन? सर हमारा यही ओपिनियन है कि जो पंचशील सिद्धांत था सर, जिसमें कि हमें उन जनजातियों की संस्कृति को संरक्षित रखते हुए हमें उनको राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ना है। अभी एक केस आया था कि एक अमेरिकन पादरी थे, जी सर। वो अंडमान निकोबार में जाकर के इन जो द्वीप हैं वहाँ जाना मना है कई द्वीप में, जी सर। तो वहाँ उनकी हत्या कर दी गई। जी सर। वो अमेरिकन पादरी थे, उनको कई बार मना भी किया गया था। तो क्या उनको बिल्कुल अलग रखना उचित है या धीरे धीरे? सर हमें उसके लिए हमें उनको सबसे पहली बात तो कि सर उनकी संस्कृति, उनके जो कल्चर, जनजातीय विशेषता है उनको हमें बिल्कुल। संरक्षित रखना होगा सर। ठीक। और- अच्छा, एक कंसेप्ट आपने एंथ्रो में पढ़ा होगा, जी सर। सोशल एंथ्रोपोलॉजी में, थ्योरी ऑफ इसकी थ्योरी ऑफ संस्कृताइजेशन। तो थ्योरी ऑफ संस्कृताइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन दोनों में क्या क्या मूल बातें हैं? जी सर। संस्कृतिकरण का जो कंसेप्ट है सर वो एमएन श्रीनिवासन एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, उन्होंने दिया था, जिसमें उसने बताया था कि एक संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत एक निम्न जाति का व्यक्ति वो उच्च जाति के व्यक्तियों के आचार व्यवहार मूल्यों को अपनाना शुरू करता है, जबकि वेस्टर्न पश्चिमीकरण का मतलब होता है भारत में ब्रिटिश राज में पिछले 150 वर्षों से या आज भी जो वेस्टर्न कल्चर है उसका भारत में प्रचलन या उसको भारतीयों द्वारा अपनाया जाना, वो पश्चिमीकरण है सर। अच्छा, पश्चिमीकरण से कुछ चीज़ें टूटी, क्या क्या चीज़, जैसे पहले पश्चिमीकरण जो हुआ, वेस्टर्नाइजेशन है, तो उससे क्या क्या समाज में बदलाव आया थोड़ा बहुत? जी सर, पश्चिमीकरण की वजह से भारतीय समाज पे प्रभाव पड़ा है सर, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में। अगर हम सामाजिक क्षेत्र में बात करें तो जनजातियों पे पश्चिमीकरण की वजह से शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाओं का विस्तार हुआ है। दूसरी तरफ जो जनजातीय कल्चर था उसमें गिरावट आई और उन्होंने ईसाई मूल्यों को अपनाया, उनका ईसाईकरण हुआ जनजातीय क्षेत्रों में देखेंगे तो सर। और पश्चिमीकरण की वजह से भारतीय समाज में जो मिशनरीज प्रथा शुरू हुई और वेस्टर्नाइजेशन की वजह से भारत में समानता, स्वतंत्रता जैसे मूल्य भी आए सर। अच्छा, अगर हम दक्षिण जो ये कास्ट मूवमेंट को देखें, जी सर। तो दक्षिण भारत के कास्ट मूवमेंट और उत्तर भारत के कास्ट मूवमेंट में क्या क्या आपको डिफरेंस दिखता है? कुछ कास्ट मूवमेंट तो मुझे लगता है पहले दक्षिण भारत में चालू हुए, जी सर। तो उसको और अगर उत्तर भारत को कंपेयर करें तो क्या आपको भिन्नता दिखती है? और उत्तर भारत में सर जो जातीय आंदोलन हो रहे हैं उसके सर अलग अलग जाति, जैसे हम एक लोअर जाति की लोअर कास्ट या जो हमारा जो वर्ण व्यवस्था है सर, उस वर्ण व्यवस्था में जातियों का विभिन्न सोपानों पे विभाजन कर रखा है। तो जिसमें जो नीच लोअर कास्ट थी सर, उन्होंने अपने आप को ऊपर उठाने के लिए या डोमिनेंसी शो करने के लिए जब प्रयास किए तो अपर जातियों ने उसका विरोध किया। तो इन दोनों को लेकर के उनमें संघर्ष हुआ सर। तो डोमिनेंसी को लेकर के, डोमिनेंट कास्ट का, जबकि दक्षिण भारत में सर जो लोअर कास्ट थी उनके साथ अनटचेबिलिटी है या दुर्व्यवहार होता था, तो उनके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई और वो अच्छा, ऐसा क्यों हुआ कि जाति व्यवस्था हमारे यहाँ, हिंदू धर्म भी है तो बाकी जितने धर्म भी है सब में लगभग समान है, जी सर। तो उसको कैसे कम किया जा सकता है? मान लीजिए, या आपको लगता है कि जाति व्यवस्था में कुछ बदलाव आया है? शहर और गांव में अगर हम देखें तो कैसा बदलाव है? हाँ सर, जाति व्यवस्था में बदलाव की अगर बदलाव की बात करें तो कुछ क्षेत्रों में सर बदलाव हुआ है, क्योंकि जब सामाजिक आर्थिक विकास के साथ, जब सामाजिक गतिशीलता बढ़ने के साथ जातियों का आपस में मिश्रण, मतलब एक ही संस्थान में अलग अलग जाति के लोग पढ़ रहे हैं या अलग अलग उनका, तो वो आपस में उनके मूल्यों में सर समानता, स्वतंत्रता, ऐसे मूल्यों को लेकर के नमी आई है सर। लेकिन कुछ मामलों में देखें राजनीतिक स्तर पे तो वोट बैंक की राजनीति और को देखते हैं तो वहाँ जाति वापस मजबूत हुई है सर। ओके, आप पाली जिला से हैं? जी सर। स्वतंत्रता के बाद हम लोगों ने कृषि के विकास के लिए कई रणनीतियाँ बनाई। जी सर। और पाली जिला से एक प्रोग्राम की शुरुआत की गई। जी सर, मैं बता सकते हैं? याद नहीं आ रहा सर। ओके, जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न सोसाइटी है, जी सर, वहाँ एथनिक कन्फ्लिक्ट क्यों है, क्यों ज़्यादा है वहाँ?
नॉर्थ ईस्ट में जनजातीय मूवमेंट के सर अलग अलग कारण है। जैसे मिजो आंदोलन हुआ था, वो उनकी ऑटोनॉमी को लेकर के सर। दूसरा एक जो बोडो मूवमेंट चल रहा है, वो बोडो भी अपने स्वायत्तता या जो अवैध प्रवासियों को लेकर के, और जो मेघालय में उस टाइम आंदोलन हुए, तो वो भी असमिया भाषा को जब असम ने दर्जा दिया था तो खांसी और ये विद्रोह हुए थे सर। नागालैंड वाले नागा जनजातियाँ अपने आप को ऑटोनोमस स्वायत्त मानती है और एक ग्रेटर नागालैंड की स्थापना के लिए वो जनजातीय संघर्ष कर रही है। तो अलग अलग कारण है सर नॉर्थ ईस्ट में जनजातीय अच्छा, आंदोलन के। सामान्यतः यह देखा जाता है कि जब विकास दर बढ़ती है जी सर। तो रोजगार का अवसर भी पैदा होते हैं, जी सर। रोजगार भी बढ़ता है, जी सर। और रोजगार बढ़ने के साथ साथ मुद्रास्फीति भी बढ़ती है। लेकिन वर्तमान समय में देख रहे हैं कि विकास दर नीचे है, बेरोजगारी दर ऊंचा है, लेकिन मुद्रास्फीति बढ़ रही है। इसका क्या कारण है? सर पिछले 1.5 साल से कोरोना की वजह से सर, कोरोना का प्रभाव था, लॉकडाउन लगे अर्थव्यवस्था पे, तो अर्थव्यवस्था रुकी हुई थी। तो लोगों के रोजगार कम हुए सर कोरोना ठीक की है, वजह से। हाँ। तो लोगों की डिमांड कम हुई सर। ठीक है, तो डिमांड कमी तो मुद्रास्फीति घटनी चाहिए, ये क्यों बढ़ रही है? अभी सर को मुद्रास्फीति की जो दर चल रही, तो 6% हमारा टारगेट है, 6% से ऊपर। उसका एक कारण सर जो खाद्यान्न, हम देखेंगे वैश्विक स्तर पे क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ी, पेट्रोल डीजल महंगे हुए, तिलहन और दलहन की कीमतें बढ़ी, ये उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया सर महंगाई बढ़ाने में। अच्छा, वैक्सीन नेशनलिज्म जी सर। का यूरोपियन कंट्रीज ने तो पालन किया, जी सर। लेकिन भारत ने इसको अपना देखा जाए तो वैक्सीनेशन नेशनलिज्म में पीछे रह गया। क्या कारण है? क्या आपको इसको कैसे देखते हैं आप? और ये है क्या? वैक्सीन नेशनलिज्म है सर कि वैक्सीन भारत में जो वैक्सीन अवेलेबल है वो पहले भारतीय लोगों को लगे, हमें भारतीय लोगों को वरीयता देनी बाहर की बजाय। ये वैक्सीन राष्ट्रवाद है सर। और वैक्सीन राष्ट्रवाद सर, हमारे भारत ने शुरुआत में कोरोना की दूसरी वेव आने से पहले जब भारत में वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हुआ था, तो भारत ने फिर भी दूसरे देशों को हमने वैक्सीन निर्यात की थी, या एक मित्रता के तौर पर भारत ने उपहार के स्वरूप भी वैक्सीन भेजी थी। और WHO के कोवैक्स प्रोग्राम के तहत भी हमने वैक्सीन दी थी। जबकि जो वेस्टर्न कंट्रीज़, अमेरिका या यूरोपियन देशों की बात करें, तो उन्होंने वैक्सीन राष्ट्रवाद को लेकर के उनकी स्ट्रिक्ट नीति थी कि पहले हम हमारे नागरिकों को वैक्सीन लगाएंगे, उसके बाद हम निर्यात करेंगे। जबकि भारत का रुख थोड़ा उनसे अलग था सर। हमने एक मानवीयता के नाते हमने वैक्सीन निर्यात भी की थी उस टाइम। लेकिन जब दूसरी लहर जब भारत में तेज़ हुई और भारत में भी कई केस बढ़ने लगे, तब हमने फिर वापस ध्यान दिया भारतीय लोगों की तरफ कि हमें भारत के लोगों को भी वैक्सीनेशन में पहले प्राथमिकता देनी पड़ेगी। अच्छा, आप एंथ्रोपोलॉजी आपका सब्जेक्ट भी है? जी सर। तो ये मानव के विकास का क्रम क्या है? जैसे रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, इस तरह का तो क्रम बता सकते हैं आप? जी सर, मतलब मानव के विकास की बात करें तो जैसे हमारा विकास सर और कपी से हुआ है सर। कपी से सबसे पहले एप्स बने, एप्स से ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद होमो इरेक्टस, फिर होमो इरेक्टस। चलिए, होमो। ये बताइए कि सीरो सर्वे, जी आर सर। फैक्टर और हर्ड इम्यूनिटी, ये जी। क्या है? जी सर। फ्रिक्वेंटली यूज हो गया, पेपर जी में सर। आ रहा है ये जी सब। सर, सीरो सर्वे जनसंख्या के, हम कोई भी ऐसी महामारी या कोई इन्फेक्शियस डिजीज आती है तो हम जनसंख्या के एक सैंपल लेते हैं जनसंख्या से, और उसमें उसके सीरम में ये जांच करते हैं कि उस वायरस के खिलाफ कितनी एंटीबॉडी मौजूद है। जैसे कि ICMR ने कोरोना को लेकर के सीरो सर्वे किया था, तो इसमें हमें पता पड़ा कि लेटेस्ट चौथा सर्वे था कि जिसमें 67% भारतीयों में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी पाई गई। तो ये तो सीरो सर्वे होता है सर, जो हमें ये बताता है कि उस वैक्सीन के खिलाफ हमारी कितनी आबादी प्रोटेक्टेड है। तो ये हो गया सर। दूसरा हर्ड इम्यूनिटी ये होती है सर कि जब जनसंख्या में एक निश्चित स्तर से ऊपर तक अगर जनसंख्या प्रतिरक्षित हो जाती, वो शायद नेचुरल इन्फेक्शन से हो या वैक्सीनेशन के माध्यम से, तो जनसंख्या का जो रिमेनिंग कुछ वल्नरेबल लोग भी उस रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता हासिल कर लेते हैं। एक तरफ से उसका जो जिन्होंने वैक्सीन कर लिया या जिनको नेचुरल इन्फेक्शन हुआ, तो वो उनको प्रतिरक्षित कर देते हैं, तो उनको भी वो रोग नहीं होता सर। ये हर्ड इम्यूनिटी। और आर फैक्टर होता है सर, रिप्रोडक्शन रेट होती है सर। रिप्रोडक्शन रेट का मतलब होता है कि कोई भी वायरस अगर किसी व्यक्ति से एक व्यक्ति को संक्रमित करता है, तो वो व्यक्ति आगे कितने व्यक्तियों को संक्रमित कर सकता है। जैसे कोरोना वायरस में ये माना गया था कि ये उसका एक व्यक्ति 2 या 3 व्यक्तियों को संक्रमित कर सकता है, तो उसका आर फैक्टर तो 3 था सर।
अभी जबकि कितना था सेकेंड वेव में, कितना था आर फैक्टर इंडिया का? सर सेकंड वेव में 2 से 4 था सर, आर कितना? फैक्टर 2 से 4। अब श्योर हैं? जी सर। ओके। मेडिकल फील्ड में क्या अचीव किया हम लोगों ने कोरोना के दौरान? कोरोना में सबसे पहले तो सर हमने जब कोरोना की लहर आई थी तो उस टाइम तक हम कुछ मेडिकल डिवाइसेज, इवन पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है, मास्क है, सैनिटाइज़र, N95 मास्क, वो हम निर्यात करते थे। लेकिन जब कोरोना जैसी महामारी के बाद हमने उस खुद के देश में हमने उनका मैन्युफैक्चरिंग शुरू की और आज हम इन चीज़ों को निर्यात कर रहे हैं सर। एक तो पहला काम हमने ये किया। दूसरा, हमने देश में वैक्सीनेशन के लिए कोवैक्सीन वैक्सीन तैयार की कोरोना के खिलाफ। चलिए लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से, जी सर। बच्चों पर क्या मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा है इस कोरोना का, एज अ डॉक्टर आप जी बताएं। सर। कोरोना की वजह से देशव्यापी लॉकडाउन लगा था सर, स्कूलें बंद कर दी गई थी, तो बच्चे स्कूल नहीं जा पाए और बच्चों की जो एजुकेशन थी वो घरों पे रहकर ही हो रही थी। तो ये बच्चों पे इस ऑनलाइन शिक्षा के बहुत प्रभाव पड़े सर। सबसे पहले तो सबसे पहला प्रभाव तो ये पड़ा कि सर जो बच्चे ऑनलाइन में जो लर्निंग होती है उनकी, वो इतनी नहीं हो पाई। दूसरा है कि जब बच्चों के पास स्मार्टफ़ोन आए तो उन्होंने शिक्षा के पढ़ाई के साथ साथ कुछ दूसरे कंटेंट देखने के लिए भी उनका मिसयूज़ हुआ। तो दूसरा, कुछ मोबाइल गेम्स भी खेले, तो मोबाइल गेम तो बच्चों मनोवैज्ञानिक रूप से देखेंगे तो बच्चे सर परेशान हुए या मनोवैज्ञानिक तौर पे असर हुए, ओके चलिए डिप्रेशन। सर प्लीज़। पेंटिंग आपकी हॉबी है। जी सर। राजा रवि वर्मा के विषय में कुछ बता सकते हैं? जैसे राजा रवि वर्मा केरल के थे सर, और उनकी जो महान कलाकृतियाँ है सर, रानी दमयंती, सरस्वती, भारत माता। सर ये जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसी क्या खूबी थी उनकी पेंटिंग में। हम लोग एक ऐसे एस्पिरेंट से पूछना चाहते हैं जिसकी हॉबी पेंटिंग आई है, ना कि ऐसे ही जीएस का क्वेश्चन। जी सर। ऐसी क्या उनमें कलात्मकता थी एज ए पेंटर कि वैसा फिर कलाकार हम लोग एज ए पेंटर, उसमें जब भी बात होती है इंडिया में तो राजा रवि वर्मा की बात होती है। सर ये जानना चाहते हैं। तो राजा रवि वर्मा के चित्रों में सर सजीवता देखने को मिलती है सर। उनका जो उनके जो एकल पुरुष या महिला के, स्त्री के उन्होंने पोर्ट्रेट चित्र बनाए थे सर, जिसमें रंगों का संयोजन, शारीरिक बनावट, सौंदर्य, ये चीज़ें अति अच्छे से प्रदर्शित होती है सर उनकी पेंटिंग में। अभी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, एक हमारे भारत में एक विवाद चल रहा है दो राज्यों के बीच, असम और जी, जी, मिजोरम सर। को लेकर। क्या है विवाद? ये अचानक से और पुलिसकर्मियों की हत्या हो हाँ। जाती है उस विवाद में, 5-5, 6-6। जी सर। असम और मिजोरम के बीच में सीमा विवाद, ये सीमा विवाद काफ़ी पुराना है सर। इसमें दोनों राज्य, जो मिजोरम राज्य है वो अपनी सीमा मानता है सर 1875 के जो ब्रिटिश राज का नियम है, जबकि असम उस सीमा मानता है 1933 का नियम था लेकिन अभी जो मिजोरम का 1875 की सीमा तक वो अपना मानता है, वहाँ पे मिजोरम का कब्जा है, मिजो जनजातियाँ भी वहाँ पे रहती है। तो ये असम इसी पे मिजोरम पे ये कहता है कि वो 1833 की सीमा रेखा का पालन नहीं कर रहा है, और उसी को लेकर के दोनों के बीच में विवाद है सर। 1833 या 1933? सॉरी सर, 1933। तो बेसिकली ये जमीन से जुड़ा हुआ विवाद है, या इसको हम एथनिक संघर्ष कह सकते हैं, निर्जातीय संघर्ष कहा जा सकता है इसको? मैं अभी तक सर ये सीमा विवाद ही है, क्योंकि असम सरकार ने ये आरोप लगाया है मिजोरम पे कि उन्होंने हमारे 1933 की सीमा का नियम माने, तो उस नियम के हिसाब से मिजोरम ने असम के क्षेत्रों में अवैध अतिक्रमण किया है। तो अभी तक तो सर उसको सीमा विवाद के रूप में ही देखा जा रहा है। अच्छा, अक्सर हम सुनते आते हैं कि भारत का जो उत्तर पूर्व क्षेत्र है, वहाँ जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, जी सर। वहाँ कुछ न कुछ निर्जातीय संघर्ष चलते रहते हैं। चूँकि एंथ्रोपोलॉजी आपका सब्जेक्ट भी है, तो क्या इसके लिए मेन फैक्टर क्या है? कल्चर का फैक्टर है या उनके सोशल लाइफ इसके लिए जिम्मेदार है? क्या है मेन फैक्टर? सर नॉर्थ ईस्ट में ये एथनिक मूवमेंट हो रहे हैं सर, उसके अलग अलग राज्यों के या अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग कारण है सर। जैसे नागा समूह है, नागा जनजातियाँ वो एथनिक मूवमेंट कर रही, तो उसका कारण उनकी ऑटोनॉमी को लेकर है। वो ग्रेटर नागालैंड की स्थापना करना चाहते हैं। असम में हम बात करेंगे तो बोडो जनजाति, तो बोडो जनजाति का हाल ही में जो विद्रोह हुआ था या नरजातीय संघर्ष हुआ था, वो अवैध प्रवासियों को लेकर के हुआ था सर। कुछ वहाँ पे जो भाषाई मुद्दों को लेकर के भी
मेघालय में जनजातियों ने जैसे खासी जनजाति ने जब असमिया भाषा को राजभाषा घोषित किया था तो उनकी खुद की भाषा के लिए भी संघर्ष किया था सर। मिजोरम में मिजो संस्कृति को बचाने के लिए उन लोगों ने उस टाइम मूवमेंट किया था सर। जब एक अकाल पड़ा था तो अकाल में वहाँ की असम सरकार ने और भारतीय सरकार ने उन पर जब उचित ध्यान नहीं दिया तो तब उन लोगों की भावनाएं आहत हुई थी, तब उन्होंने अंतर्जातीय संघर्ष किया था। अच्छा, क्रिकेट आपकी हॉबी में आपने लिखा है प्लेइंग क्रिकेट। अभी एक नया टूर्नामेंट स्टार्ट किया गया है इंग्लैंड में, द 100s के नाम से। क्या खासियत है इस टूर्नामेंट की? सॉरी सर, मेरे को पता नहीं। अभी अगर हम करंट सिचुएशन वर्ल्ड सिनेरियो में देखें जी सर, तो कुछ दिन पहले पाकिस्तान के एक मतलब पॉलिटिकल लीडर थे, जी सर, उन्होंने कहा था कि अगर हमारे साथ पाकिस्तान सरकार का यही रवैया रहा तो हम भारत को बुलाएंगे अपनी सहायता के लिए, है ना। और कल जो है यूएस के जो हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स विदेश मंत्री भारत आए, जी सर, उधर तालिबान को लेकर के विश्व में खलबली मची हुई जी है। सर। आपको क्या लगता है कि इतनी सारी घटनाओं के बीच में भारत जो है कोरोना के बावजूद एक उभरती हुई नई विश्व शक्ति बन रहा है? सर भारत, इसमें कोई संदेह नहीं कि सर कि जो दक्षिणी एशिया में भारत एक बड़ी शक्ति है सर, या हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक रीजन में भी यूरोपियन कंट्रीज ने और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भारत की महत्ता को स्वीकार किया है। और भारत सर दक्षिणी एशिया में या इंडो पैसिफिक रीजन एक ग्लोबल लीडर बन के उभर सकता है। और हम अगर वर्तमान समय में बात करें अफगानिस्तान की, तो वहाँ से अमेरिकी सैन्य दलों की वापसी के बाद जिस टाइप से तालिबान उभर रहा है, तो भारत को भी सर इस चीज़ को लेकर के चिंता है। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने सुना था कि जो सरकार है हमारी आरबीआई से उसने सरप्लस मांगा, जो आरबीआई के पास सरप्लस था उसको उसने एज ए डेप्ट के रूप में लिया। आपको क्या लगता है कि इस तरह की घटनाएं जो है ये पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व करेंगी, या सरकार ने ये डेप्ट लिया है सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज जो हैं उसको डेवलप करने के लिए? सॉरी सर, क्वेश्चन मेरे समझ नहीं आया। अभी सरकार के द्वारा आरबीआई से कुछ पैसे लिए गए जो उसके पास सरप्लस रहता है, जिसका बहुत हंगामा हुआ। आपको क्या लगता है कि यह जो सरकार के द्वारा कदम उठाया गया यह जनहित में है, या आप कह सकते हैं कि सरकार ने अपने खर्चे को पूरा करने के लिए ये सारी चीज़ें? जी सर, आरबीआई हमारे देश की केंद्रीय बैंक है, तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है सर, जैसे इन्फ्लेशन टारगेटिंग है 2 to 6% के बीच में उसे बनाए रखना है, प्लस मुझे एक कंटीजेंसी रिजर्व भी बनाए रखना पड़ता है। तो उसके लिए एक न्यूनतम रिजर्व की भी ज़रूरत पड़ती है आरबीआई को देश की मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए। लेकिन दूसरी तरफ सर गवर्नमेंट को भी कुछ वेलफेयर स्कीम्स चलानी थी, तो अल्टीमेटली उसके लिए सर वो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क पे विमल जालान पॉलिसी बैठी थी, तो उसने इस टाइप का फॉर्मूला दिया था कि कुछ धन आरबीआई से सरप्लस सरकार को भी प्राप्त हुआ था और इनफ फंड आरबीआई के पास भी रहा था सर, ताकि वो अपनी देश की आर्थिक स्थिरता को बनाए रख सके। तो अधिकतर या हमारे भारत में जो अर्थशास्त्री है या जो विशेषज्ञ है उनकी भी राय यही थी कि इस कंडीशन में आरबीआई के पास एक्स्ट्रा सरप्लस फंड की डिमांड राज्य सरकारों को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आरबीआई के पास भी उद्देश्य है उसको अपने देश की आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना, मौद्रिक तो नीति मतलब को लागू आपके करना। दृष्टिकोण में सरकार को यह कदम नहीं उठाना चाहिए? जी सर। लास्ट क्वेश्चन है मेरा, आप कुकिंग भी करते हैं, क्या क्या बनाते हैं आप? कुकिंग में मैं राजस्थानी खाना बनाता हूँ, दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी, कैट सांगरी। आप एडमिनिस्ट्रेशन में आना चाह रहे हैं, किस प्रकार से हेल्प करेगा आपका ये हॉबी एडमिनिस्ट्रेशन में आपको आगे बढ़ाने में? कुकिंग में हमें एक ये ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सी चीज़ किस टाइम में बस किस अनुपात में, तो यही चीज़ जैसे प्रशासन में भी काम आ सकती है कि हमें कौन सा डिसीजन कब लेना है, किस स्थिति में लेना है और किसको साथ लेकर के चलना है। ये इन दोनों की कॉमन अप्रोच है सर। कुछ मशहूर पेंटिंग के नाम बताइए गौर भाई। मोनालिसा लियोनार्डो दा विंसी की पेंटिंग है। और कोई उनकी पेंटिंग का नाम? द लास्ट सपर के बारे में सुना है आपने? द लास्ट सपर सर सुना है सर। क्यों इतनी, एक फिल्म बनी थी द विंसी कोड, जी सर। उस पूरी उस पे क्या उसकी थीम थी, क्या उसमें ब्यूटी थी उस पेंटिंग सर में? उसका पता नहीं। अच्छा, वाई मोनालिसा, उसकी क्या ऐसी ब्यूटी है जो आज भी
देखो उस समय की पेंटिंग बनाए हुए 700-800 साल हो गए, जी सर। लेकिन फिर भी हम बेस्ट पेंटिंग में चुनते हैं। एज ए पेंटर मैं कलात्मकता जानना चाहता हूँ कि क्या है उसमें। जी सर, उसकी मुस्कान सर और आंखों की कलाकृतियाँ, ये दोनों सौंदर्यपूर्ण है सर। आंखों में क्या है, कैसा है वो है, हंसते हुए है, रोते हुए है, कि क्या स्टेटस है मोनालिसा का, और क्यों मोनालिसा को इस रूप में बनाया उन्होंने? इतना पता नहीं सर, सॉरी सर। अच्छा, इंडिया में देखें तो बहुत सारे पेंटर हुए, राजा रवि वर्मा सर की बात की। मॉडर्न में देखें तो लास्टली मकबूल फिदा हुसैन, सुधीर तैलंग, ऐसे लोगों का नाम आता है। किसको आप फॉलो करते हैं, किसी पेंटर को देखते हैं आप? राजा रवि वर्मा की पेंटिंग देखी सर। लास्ट पेंटिंग आपने किस विषय पे बनाई या क्या बनाया? अभी सर मैं लास्ट पेंटिंग मतलब गाय का चित्र बनाया था, या जो भी नेचुरल सीनरियो वाला एक बनाया था सर। अच्छा, नेचुरल सीन पे। हाँ सर। अच्छा, अभी लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम बोर्ड। अभी पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं, जी सर। और उसमें दो चीज़ें आ रही हैं, एक तो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल अलग से, या 2 चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म, जी सर। जैसे यूपी गवर्नमेंट ने लाया। डॉक्टर हैं आप, सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं, जी सर। क्या ये राइट समय है, हमें चाहे जो भी एक्शन लेना पड़े, हमें कंट्रोल के लिए 2 चाइल्ड पॉलिसी को लाना ही चाहिए? सर हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, और हमने पहले भी देखा है सर, जब से जनसंख्या नियंत्रण के लिए हमने सख्त पॉलिसी अपनाई, उसके परिणाम आशानुकूल नहीं रहे। जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए हमें सख्त जनसंख्या नीति की आवश्यकता के बजाय हमें लोगों के जीवन स्तर पर सुधार लाना पड़ेगा, उनको शिक्षित करना पड़ेगा, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं देनी पड़ेगी। जब लोगों की उनके जो लाइफ स्टाइल में सुधार होगा तो वो लोग अपने आप से स्मॉल फैमिली नॉर्म्स को अपनाएंगे। तो हमें ये ऊपर से एक सख्त नीति लागू नहीं करनी चाहिए सर जनसंख्या नियंत्रण के लिए। ये लोगों को हम इतना सशक्त बना दें कि वो खुद ही एक लेकिन दो ऐसा बच्चे नहीं पैदा करें। लगता आपको कि रिसोर्स और पॉपुलेशन का गैप बढ़ता जा रहा है, जी सर। और वो माल्थास लॉ कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह प्रभावी दिखने लगा है? अगर ये जो भी हमारी लड़ाइयाँ हैं, क्राइम है, एक दूसरे के बीच द्वेष है, उसका बहुत बड़ा कारण है ये। जी सर। और जिस तरह से हम डेमोक्रेटिक वे से चलेंगे, जी सर। तो फिर देखिए 70-75 साल हो गए, आगे भी ऐसा ही कोई समय रहेगा। हम चाइना की पॉपुलेशन को सरपास करने जा रहे हैं, जी सर। तो भी आपको लगता है कि हमें इसी तरह? हाँ सर, जनसंख्या बढ़ती है तो संसाधनों पे भार बढ़ता है सर, लेकिन अगर हम अभी हाल ही के जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के आंकड़े देखेंगे तो हम नियर रिप्लेसमेंट लेवल पे पहुंच गए। एक टाइम था सर जब हमारी जनसंख्या वृद्धि दर बहुत उच्च थी, लेकिन अभी हम कंट्रोल कर रहे हैं सर जनसंख्या। अब 2.2 हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट है सर। कुछ 16 राज्य ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या वृद्धि दर रिप्लेसमेंट लेवल के नीचे है, तो ये इंडिकेट कर रहा है सर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या है इंडिया की? जी सर। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, TFR तो मान लिया मैंने, आपने जो कहा प्रतिस्थापन दर, मैं पूछ रहा हूँ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या है, चाइना की क्या है और इंडिया की क्या है? सर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2011 की जनसंख्या आंकड़ों के हिसाब से 20% थी सर। सॉरी सर, मैं गलत बोल रहा हूँ सर, एक्चुअल कोई बात नहीं, चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।